तलाक के बाद पत्नी ने किया तलाकशुदा पति को फ़ोन, मेरे घर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, उसकी दुनिया हिल गई। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि बहू हो तो ऐसी हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, कि गलतियां करने के बाद भी आपकी माँ का कितना अच्छे से उसने ध्यान रखा। तो कहानी को पूरा देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ऑफिस से लौटकर अमन टाई ढीली करते हुए जैसे ही सोफे पर बैठा, उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर वह नाम था जिसे वह अपनी यादों से भी खुरच कर मिटा देना चाहता था, सृष्टि। एक ऐसा चेहरा जिसे न देखने की कसम खाकर वह इस शहर में आया था। एक पल को उसकी सांसें अटक गई। अमन ने गुस्से में लाल बटन दबा दिया। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की ही थी कि फ़ोन फिर से बज उठा। वही नाम। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने फ़ोन उठाया और गुस्से से बोला, क्या है, क्यों फ़ोन कर रही हो? दूसरी तरफ से सृष्टि की आवाज़ आई, अमन, मुझे तुमसे मिलना है। अमन के मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। मिलना है? तुम्हें याद भी है हम कौन हैं? हमारा तलाक हो चुका है, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं है हमारे बीच। मुझे सब याद है, लेकिन तुम एक बार दिल्ली आ जाओ मेरे घर। सृष्टि बोली, क्यों आऊँ मैं? अमन गुस्से से बोला, तुम्हारे दिए हुए जख्म भरने में मुझे महीनों लग गए। अब तुम फिर से मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ अमन। सृष्टि ने उसकी बात काटते हुए कहा, दिखाना चाहती हो? अमन चौंका, फिर सख्त आवाज़ में कहा, देखो सृष्टि, जो कुछ भी कहना है फ़ोन पर ही कह दो, मैं कहीं नहीं आने वाला। नहीं अमन, यह कुछ ऐसी बात है जो मैं फ़ोन पर नहीं कह सकती, तुम्हें अपनी आँखों से देखना होगा। अमन का दिल ज़ोर से धड़का। आखिरकार ऐसा क्या है? वह सोच में पड़ गया, लेकिन सृष्टि ने जवाब देने की बजाय फ़ोन काट दिया। रात भर अमन करवटें बदलता रहा। कभी मन कहता कि फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, तो कभी दिल कहता कि कम से कम एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। सुबह उठते ही अमन ने फैसला कर लिया, जो भी है एक बार जाकर देख ही लेता हूँ जो वह दिखाना चाहती है। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और दिल्ली के लिए फ़्लाइट बुक कर दी। हवाई जहाज़ की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका दिमाग बार बार उसे उन 4 सालों में पीछे खींच रहा था जब वह और सृष्टि एक हुआ करते थे। याद आए वह दिन जब सृष्टि की हंसी से उसका घर गुलजार हुआ करता था। उसके हाथों से बने खाने की खुशबू पूरे घर में महकती थी। जब अमन देर रात काम से लौटता तो सृष्टि बालकनी में उसका इंतज़ार करते मिलती थी। वो छोटी छोटी बातें, वो एक दूसरे की परवाह, वो सब कुछ इतना अच्छा था, इतना सच्चा। तो फिर गलती कहाँ हुई? वो खुद से ही सवाल कर बैठा। असल में सब कुछ बदला सृष्टि की माँ की बीमारी के बाद। सृष्टि का कोई भाई नहीं था। पिता की मृत्यु भी कुछ वर्ष पहले हो चुकी थी। माँ अकेली थी और सृष्टि उनका इकलौती सहारा। वह अपनी माँ की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए माँ के पास रहने चली गई। शुरू में तो अमन ने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात से चिढ़ होने लगी। उसे सृष्टि की कमी खलती थी। उसका गुस्सा, उसकी झुंझुलाहट फ़ोन पर निकलने लगी। कब तक रहोगी वहाँ? यहाँ भी तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं। वह कहता, माँ की हालत ठीक नहीं है अमन, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सृष्टि की आवाज़ में एक बेबसी होती थी, लेकिन अमन उसकी स्थिति को समझने की कोशिश भी नहीं करता था। अमन की जिद के कारण वह वापस लौट आई, लेकिन माँ की हालत अब भी वैसी ही थी। सृष्टि ने अपनी माँ को अपने साथ रखने की बात कही तो अमन ने टाल मटोल कर दिया। उसी दौरान उसने रवि से मदद लेने की सोची। रवि सृष्टि का मुंह बोला भाई, जो उसी के मोहल्ले में रहता था। माँ की दवाइयों से लेकर डॉक्टर तक रवि हर काम उसकी मदद कर रहा था। सृष्टि अक्सर उसे फ़ोन करती और यही से अमन के दिल में शक का कीड़ा बुलबुलाने लगा। अमन का पुरुषवादी अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसकी पत्नी को किसी और मर्द की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। उसे लगने लगा कि सृष्टि उससे कुछ छिपा रही है।
अगले दिन फिर रवि से बात हुई तो पता चला कि माँ की हालात दोबारा बिगड़ने लगी है। सृष्टि वापस अपनी माँ के पास गई। अमन का शक अब उस दीपक में बदल चुका था जो धीरे धीरे उनके प्यार की मजबूत इमारत को खोखला कर रहा था। अब उसके फ़ोन कॉल्स में एक जासूस जैसी पूछताछ होती थी। एक रात करीब 11 बजे अमन ने सृष्टि को फ़ोन किया। फ़ोन व्यस्त था। उसने 2 मिनट बाद फिर मिलाया, तब भी व्यस्त। उसके सीने में जलन होने लगी। 15 मिनट की लगातार कोशिश के बाद जब फ़ोन लगा तो अमन का गुस्सा फूट पड़ा। किससे इतनी लंबी बातें हो रही थी आधी रात को? उसकी आवाज़ में तेजाब घुला था। सृष्टि दिन भर की भाग दौड़ और माँ की सेवा से बुरी तरह थक चुकी थी। अमन और रवि भैया का फ़ोन किया था। माँ की सुबह की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, वही लिखवा रही थी। फिर सृष्टि ने रवि की तारीफ़ करते हुए कहा, वह ना होते तो पता नहीं मैं माँ को कैसे संभालती। इतना सुनकर अमन के अंदर जैसे आग लग गई। दवाइयाँ लिखवा रही थी अमन। जहरीली हंसी हंसा। रात के 11 बजे दवाइयाँ याद आ रही हैं या दवाइयों के बहाने कुछ और ही चल रहा है? मुझे सब समझ में आता है। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। आप यह क्या कह रहे हैं अमन? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे, अमन चीखा। मैं यहाँ तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम वहाँ किसी और के साथ। बात अधूरी छोड़ उसने फ़ोन काट दिया। उस रात सृष्टि सो नहीं पाई। जिस पति के प्यार पर उसे गुमान था, आज उसी ने उसके चरित्र पर ऐसा दाग लगा दिया था जिसे धोना नामुमकिन था। अगले दिन अमन बिना बताए सृष्टि के मायके पहुंच गया। वह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने एक सोफे पर सृष्टि बैठी थी और उसके पास के सोफे पर रवि। सृष्टि के हाथ में चाय का कप था और वह रवि से कुछ बात कर रही थी। अमन को देखकर दोनों चौंक गए। रवि सम्मान में खड़ा हो गया, नमस्ते जीजा जी। लेकिन अमन की नज़रों में आग थी। उसने रवि को नज़रअंदाज किया और सृष्टि की तरफ घूमा। तो यही है तुम्हारी माँ की बीमारी का नाटक। उसकी आवाज़ नफरत से काँप रही थी। और यह मेरी सेवा, मेरे पीठ पीछे यह सब गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। सृष्टि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अमन अपनी ज़ुबान को लगाम दो। यह क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? अमन ने पास खड़ी मेज पर हाथ मारा। मैं अंधा नहीं हूँ सृष्टि। जिस आदमी के लिए तुमने मुझे और मेरे घर को भुला दिया, आज उसी के साथ यहाँ रंगरलियाँ मना रही हो। यह शब्द सृष्टि के आत्मसम्मान को तार तार करने के लिए काफ़ी थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज़ में अब दर्द नहीं बल्कि नफ़रत थी। छी अमन, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस इंसान ने एक भाई की तरह इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, तुम उसका नाम मेरे साथ जोड़ रहे हो। नालत है ऐसी सोच पर। सृष्टि की आवाज़ काँप रही थी। बस बहुत हो गया यह भाई बहन का नाटक। अमन ने फैसला सुना दिया। यह रिश्ता आज अभी इसी पल ख़त्म होता है। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सृष्टि पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। कमरे में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। रवि, जो इस तूफान के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, धीरे से बोला, जीजा जी आप गलत समझ रहे हैं। सृष्टि जी मेरी बहन जैसी है। चुप रहो तुम। अमन उसकी तरफ ऐसे घूमा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है और तुम मुझे समझा रहे हो। तभी अंदर के कमरे से सृष्टि की माँ की कमज़ोर आवाज़ आई, सृष्टि बेटा क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? सृष्टि की आंखों से बहते आंसू अचानक सूख गए। उसकी आवाज़ में अब दर्द नहीं बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी। उसने अमन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। रवि भैया, जिन्हें सच देखना ही नहीं, उन्हें कोई कुछ दिखा नहीं सकता। अमन को उम्मीद थी कि सृष्टि रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नफ़रत ने अमन के अहंकार को और भड़का दिया। वह बिना कुछ कहे दरवाजे को पटक कर वहाँ से निकल गया। उस रात घर लौटकर अमन ने अपनी माँ जानकी जी को सब कुछ बता दिया, लेकिन अपनी कहानी में उसने सृष्टि को एक धोखेबाज और ख़ुद को एक बेचारा पति बनाकर पेश किया। परंतु जानकी जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया।
बेटा गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। सृष्टि ऐसी लड़की नहीं है, तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच। सोचने को कुछ बाकी नहीं है माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब या तो इस घर में मैं रहूँगा या आपकी लाडली बहू। अगले दिन जानकी ने सृष्टि को फ़ोन किया, बेटी अपना घर मत टूटने दे, अमन पागल हो गया है। तू तो समझदार है, एक बार वापस आ जा, सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन के दूसरी तरफ सृष्टि कुछ देर चुप रही। माँ जी, जिस रिश्ते में इज्जत ही ना बची हो उसे जोड़कर क्या मिलेगा। उन्होंने मेरे वजूद पर सवाल उठाया है, मैं सब कुछ सह सकती हूँ पर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। दोनों परिवारों ने रिश्ता बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन अमन अपने अहंकार में और सृष्टि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में अड़ी रही। अदालत में वे आखिरी बार मिले और हमेशा के लिए उनके रास्ते अलग हो गए। जिस रास्ते को उन्होंने हजारों कस्में खाकर जोड़ा था वह एक पल में कानूनी तौर पर ख़त्म हो गया। उसके बाद अमन हमेशा के लिए बेंगलुरु चला गया। अतीत में खोए अमन के कानों में आवाज़ गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू लैंड इन दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही अमन ने अपनी पहले से बुक की हुई काली चमचमाती मर्सिडीज की तरफ कदम बढ़ाए। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और अमन पिछली सीट पर ऐसे बैठा जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत में लौट रहा हो। उसने अपनी महंगी घड़ी पर नज़र डाली, शीशे में अपना अक्स देखा और मन ही मन मुस्कुराया। आज सृष्टि देखेगी कि उसने क्या खोया है, उसके बिना अमन कितना बड़ा आदमी बन गया है। उसने चेहरे पर एक झूठी मगर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान सजा ली। उसने मोबाइल में सृष्टि द्वारा भेजा गया एड्रेस देखा। एड्रेस नया था तो मैडम ने घर भी बदल लिया। अमन के मन में एक कड़वाहट उभरी, किराए पर एक कमरा ले लिया होगा वरना उसकी कहाँ औकात। वो मन ही मन बड़बड़ाया। टैक्सी एक शानदार 3 मंजिला घर के सामने रुकी। घर के बाहर सृष्टि इस किचन का एक खूबसूरत बोर्ड लगा था। अमन कुछ पल के लिए हैरान रह गया, यह क्या है। सृष्टि ने कोई काम शुरू कर दिया है। उसने गहरी सांस ली और लोहे के बड़े गेट पर लंबी घंटी बजाई, फिर मर्सिडीज से सट कर खड़ा हो गया। उसका दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने घमंड का नकाब चढ़ा रखा था। दरवाज़ा एक लड़की ने खोला जिसने साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जी कहिए, सृष्टि से मिलना है मुझे, अमन ने भारी आवाज़ में कहा। लड़की उसे अंदर लेकर आई और ड्राइंग रूम में बिठाकर चली गई। अमन ने चारों तरफ नज़र घुमाई। ड्राइंग रूम के आगे एक बड़ा सा हॉल था जिसे एक प्रोफेशनल किचन में बदल दिया गया था। वहाँ 8 से 10 औरतें तेज़ी से काम कर रही थीं। कोई सब्जियां काट रहा था, कोई रोटियां बेल रहा था तो कोई टिफ़िन पैक कर रहा था। हवा में मसालों की महक और काम की भाग दौड़ का शोर था। यह नज़ारा किसी बिजनेस हब जैसा था जहां बड़े पैमाने पर खाना बनता है। यह सब देखकर अमन हैरान था। तभी किसी की आवाज़ आई, माधुरी, यह 100 टिफ़िन गुप्ता एंड सन्सेस के ऑफिस पहुंचाने हैं, जल्दी करो। अमन ने आवाज़ की दिशा में देखा। सामने सृष्टि खड़ी थी। वही सृष्टि, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने एक खूबसूरत नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी जिसके ऊपर उसने एक सफ़ेद एप्रन बांधा हुआ था। बालों को एक जोड़े में करीने से समेटा हुआ था और चेहरे पर थकान की जगह एक अनोखा तेज था। वह पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसने अमन को देखा। उसके होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी जिसमें कोई गहरा राज छिपा था। उसका आत्मविश्वास अमन को असहज कर गया। आ गए तुम। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन अमन को उस शांति में एक तूफान का अंदेशा हुआ। अच्छा किया। अमन कुछ पल तक खामोश रहा। सृष्टि ने अपना एप्रन उतारा और हाथ पोंछे, फिर वही सोफे के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम था। बैठो, सृष्टि ने इशारा किया। लंबा सफ़र रहा होगा। अमन को लगा जैसे वह इस बातचीत पर काबू पाना चाहता है। उसने अपने सूट को ठीक किया और सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, वैसे मेरे लिए बेंगलुरु से दिल्ली आना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिजनेस क्लास में सफ़र करता हूँ। सृष्टि ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं आया। अच्छा है, उसने सिर्फ इतना कहा। यह रिएक्शन अमन की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था।
वह चाहता था कि सृष्टि प्रभावित हो, उससे जलन महसूस करे या कम से कम कोई तो भाव दिखाए, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यह सब क्या है? अमन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। कब से? मतलब यह बिजनेस। सृष्टि ने हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे अलग होने के बाद से पहले सिर्फ 8-10 लोगों के लिए टिफ़िन बनाती थी, अब रोज़ाना करीब 350 टिफ़िन निकलते हैं। दिल्ली की 3 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। अमन को अब जलन होने लगी। उसकी तलाकशुदा पत्नी आज उससे कहीं ज़्यादा सफल और खुश दिख रही थी, तो इसीलिए बुलाया है, अपनी कामयाबी दिखाने के लिए। अमन की आवाज़ में अब झुंझुलाहट साफ दिखाई दे रही थी। सृष्टि ने सिर हिलाया। नहीं अमन, जो दिखाना है वह अभी बाकी है। उसकी आवाज़ में एक गंभीरता आ गई। वह ऊपर के कमरे में है। यह सुनकर अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर क्या है? सृष्टि खड़ी हो गई। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। अमन का गुरूर अब डर में बदलने लगा था। मैं यही ठीक हूँ, अमन ने झिझकते हुए कहा। जो बात करनी है यहीं कर लेते हैं, मैं ऊपर नहीं जाने वाला। सृष्टि ने उसकी आंखों में आंखें डाली। अमन, जब इतनी दूर आ गए हो तो चंद कदम और सही। जो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी उसे देखने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारी धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ बेईमानी लगने लगे। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो मेरे साथ। अमन का दिल जोर से धड़का। सृष्टि की आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई की तपिश थी जो उसे डरा भी रही थी और अपनी ओर खींच भी रही थी। वह ना चाहते हुए भी एक सम्मोहित व्यक्ति की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया सीढ़ियों की ओर, उस अनजान मंजर की तरफ जो उसके होश उड़ाने वाला था। ऊपरी मंजिल का माहौल नीचों से बिल्कुल अलग था। यहाँ एक सुकून देने वाली शांति थी। सृष्टि एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा लेकिन उसे खोला नहीं। वो मुड़ी और उसने एक गहरी नज़र अमन पर डाली। अमन, अपने घमंड को, अपने गुस्से को कुछ पल के लिए बाहर ही छोड़ देना। अमन कुछ बोल नहीं पाया। अंदर जाने से पहले एक बात पूछूं? सृष्टि ने कहा। अमन ने सिर्फ सिर हिलाया। अपनी माँ से आखिरी बार कब बात की थी? यह सवाल एक तीर की तरह अमन के सीने में लगा। उसे याद भी नहीं था। शायद 2 महीने पहले या 3। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़रें झुका ली। सृष्टि ने एक लंबी ठंडी सांस ली। शायद तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना कहकर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला और अंदर का मंजर देखकर अमन की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई और उसके पैरों तले की ज़मीन सचमुच खिसक गई। एक साफ सुथरे बिस्तर पर एक वृद्ध औरत लेटी हुई थी। वो औरत कोई नहीं, उसकी माँ जानकी जी थी। लेकिन वह माँ नहीं जिसे वह जानता था। यह तो बस हड्डियों का एक ढांचा था। चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ खींच गई थीं, आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी और गाल पिचक गए थे। उनके सिर के पास एक ग्लूकोज की बोतल टंगी थी और पास ही मेज पर दवाइयों की शीशियों का ढेर लगा था। अमन के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वह अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा था। माँ, उसकी आवाज़ एक दबी हुई कांपती हुई फुसफुसाहट में निकली। अपने बेटे को सामने देखकर जानकी जी की बुझती हुई आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो चमक आंसुओं में बदल गई। वो बिस्तर पर सहारा लेट कर बैठ गई। अमन बेटा तू। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे मीलों दूर से आ रही हो। अमन हक्का बक्का खड़ा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह जो शान दिखाने आया था, वह घमंड, वह अकड़, सब कुछ एक पल में पिघल कर आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बिस्तर के पास पहुंचा। माँ, आप यहाँ कैसे? आपकी यह हालत क्या हो गया? वो एक ही सांस में कई सवाल पूछ गया। आप तो भैया के पास थी ना, फिर इस हालत में यहाँ कैसे? जानकी जी कुछ कह नहीं पाई, बस उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सृष्टि, जो अब तक चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने जानकी जी के सिर को सहलाया और उनके आंसू पोंछे। फिर उसने अमन की तरफ देखा। जवाब चाहिए तुम्हें तो पूछो माँ जी से, और सुनो उस बेटे की कहानी जो अपनी माँ को एक जिम्मेदारी समझकर बड़े भाई के दरवाजे पर छोड़ आया था, और फिर कभी पलटकर यह भी नहीं पूछा कि वह जिंदा भी है या मर गई। सृष्टि के शब्द अमन को किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। वह वहीं बिस्तर के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया।
अपनी माँ के सूखे झुर्रियाँ भरे हाथ को थामे था। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ बोलो ना, यह सब कैसे हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया, जब तू चला गया तो मुझे लगा था चलो एक नहीं तो दूसरा बेटा तो है। तेरा भाई शुरू में बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे मैं तेरी भाभी की आंखों में चुभने लगी। उसे मेरा वहाँ रहना बोझ लगने लगा। उसकी बातें कांटों की तरह मेरे दिल में चुभती थीं। कभी कहती, माँ जी अब तो दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है, तो कभी सुनाती, इनकी दवाइयों का खर्चा देखो, आधे घर का राशन आ जाए। मैं सब सुनती थी बेटा और चुपचाप सहती थी। सोचती थी अब यही मेरा घर है, कहाँ जाऊंगी। एक दिन तेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया कि वह अब मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। मैंने उम्मीद से तेरे भैया की तरफ देखा। मुझे लगा वो अपनी माँ के लिए लड़ेगा, अपनी पत्नी को समझाएगा, पर वो तो चुप रहा बेटा। उसने अपने पत्नी के आगे एक शब्द नहीं कहा। उस रात मैं समझ गई थी कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं है। अगली सुबह तेरा भाई मेरे पास आया, बोला, माँ चलो आज तुम्हें मंदिर घुमाकर लाता हूँ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैं कितनी खुश हुई थी बेटा। मैंने सोचा मेरे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अच्छे कपड़े पहनकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर के बाहर एक बड़ी सी पुरानी इमारत के सामने रुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गेट के अंदर ले जाकर बोला, माँ अब से यही तुम्हारा घर है। मैं चीखती रही, उसे पुकारती रही, पर उसने एक बार भी नहीं पलट कर देखा। बेटा एक बार भी नहीं। वो वृद्धा आश्रम था। अमन जानकी जी ने सिसकते हुए कहा, नाम का आश्रम, पर था नर्क से भी बदतर। सूखी रोटी गंदे बिस्तर पर और हर तरफ मेरे जैसे ही बदनसीब माँ बाप जो अपनी औलाद के होते हुए भी लावारिस थे। 2 वक्त की रोटी भी ऐसे देते थे जैसे कोई भीख दे रहा है। मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। इतना कहकर वहाँ हाँफने लगी। उनकी आवाज़ दर्द और कमजोरी के बोझ तले दब गई। फिर बोली, मैं एक रात चुपचाप वहाँ से भाग निकली। सड़कों पर भटकती रही, भूखी प्यासी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। फिर एक दिन एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे जब षष्ठी ने मुझे देखा। षष्ठी ने बात को आगे बढ़ाया। मैं उस दिन मंदिर गई थी। मैंने देखा एक औरत फटे पुराने कपड़ों में भिखारियों के साथ बैठी थी। मैं पास से गुजरने वाली थी, लेकिन फिर मैंने उनका चेहरा देखा। माँ जी की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। जब चेहरा पहचान में आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं उन्हें घर ले आई, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। पिछले 2 महीनों से वह यहीं हैं। मेरे साथ सारी कहानी सुनकर अमन का दिमाग शून्य हो गया। जिस माँ ने दोनों भाइयों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माँ सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दी गई थी। अमन का सिर शर्म और ग्लानि के बोझ से झुका हुआ था। उसने कांपते हुए षष्ठी की तरफ देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया षष्ठी? तुमने एक फ़ोन क्यों नहीं किया? उसकी आवाज़ में एक शिकायत थी। षष्ठी ने एक गहरी थकी हुई सांस ली। याद करो, तुम्हें फ़ोन किया था। एक नहीं कई बार फ़ोन किया था। हर बार तुम्हारा फ़ोन या तो व्यस्त था या तुमने उठाया ही नहीं। फिर उठाकर मैं बिजी हूँ कहकर काट दिया। षष्ठी की बातें किसी हथौड़े की तरह अमन के सिर पर लग रही थी। उसे याद आया, हाँ, कुछ मिस्ड कॉल थे जिन्हें उसने नज़रअंदाज कर दिया था। षष्ठी ने अपनी बात पूरी की। अमन, तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि तुमने कभी पलट कर नहीं देखा। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारी एक माँ भी है। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी ही नज़रों में एक मुजरिम बनकर खड़ा था। तभी जानकी जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, गलती तेरे या तेरे भाई की नहीं है बेटा, गलती मेरी है जिसने तुम जैसे पत्थर दिल बेटे पैदा किए। एक माँ के मुंह से निकले यह शब्द किसी भी बेटे के लिए मौत से बदतर थे। जानकी जी ने आगे कहा, और देख, अपनी जिस पत्नी पर तूने शक किया, जिसे तूने घर से निकाल दिया, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। इसने दिन रात मेरी सेवा की है। बेटा अपने हाथों से खिलाया है। मेरे मैले और गंदे कपड़े भी धोए हैं। जो एक सगी बेटी भी ना कर पाए वो सब मेरी इस बहू ने किया है। तभी षष्ठी बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया माँ जी। मेरे लिए आप मेरी माँ जैसी हैं। जब मैंने अपनी माँ को मुसीबत और दुख के समय अकेला नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ देती। मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चल बसी, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती थी।
यह सुनकर अमन का दिल जैसे फट पड़ा। वो औरत जिसे उसने धोखेबाज कहा था, जिस पर उसने इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया था, आज उसी ने उसकी माँ की जान बचाई थी। उसका घमंड, उसकी अकड़, उसका सारा वजूद आज सृष्टि के कदमों की धूल की तरह दिख रहा था। कमरे में फिर वही भारी बोझिल खामोशी छा गई। इस खामोशी को तोड़ा दरवाजे पर हुई एक हल्की सी दस्तक ने। अंदर आऊँ दीदी, एक जानी पहचानी आवाज़ थी। अमन ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर रवि खड़ा था, वही रवि जिसे देखकर 1 साल पहले अमन ने अपना घर तबाह कर लिया था। उसके हाथ में दवाइयों का एक पैकेट था। रवि ने अमन को देखा, एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधा जानकी जी के पास आया। कैसी हैं माँ जी? अब आप? उसने बहुत अपनेपन से पूछा। देखिए, मैं आपकी सारी दवाइयाँ ले आया। रवि ने दवाइयाँ मेज पर रखी और सृष्टि से कहा, दीदी किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, अभी चलता हूँ। रवि के जाने के बाद सृष्टि भी जाने के लिए उठी। मैं नीचे का काम देख कर आती हूँ, तुम यहीं बैठो माँ जी के पास। अमन अब भी सदमे में था। उसने कुछ नहीं कहा। सृष्टि के जाने के बाद कमरे में सिर्फ वह और उसकी माँ रह गए थे। फिर जानकी जी बोली, तू जानता है सृष्टि कौन है? वो हीरा है बेटा, कोहिनूर हीरा। और तू वह भागा है जिसने हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर सड़क पर फेंक दिया था। पर माँ, उसने अमन कुछ कहना चाहता था। चुप कर। जानकी जी की आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई। मैं सब जानती हूँ। वो अपनी माँ को अपने पास लाना चाहते थे ताकि उनकी सेवा कर सके, लेकिन तूने मना कर दिया। और रवि जिसे तू अपना दुश्मन समझता है, वह उसका भाई है। एक मुँह भोला भाई। जिस लड़की को अपना कोई भाई नहीं था, उसने किसी को भाई मान लिया। तो क्या गुनाह कर दिया उसने? बता मुझे, क्या गलत था इसमें? हर एक शब्द एक चाबुक की तरह अमन की आत्मा पर पड़ रहा था। तू तो बड़ा कामयाब आदमी बन गया है ना, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, लेकिन दिल तो तेरा कौड़ी का भी नहीं है। अमन ने अपनी माँ के हाथ थाम लिए। ऐसा मत कहो माँ, अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ वापस ले चलूँगा। बेंगलुरु में आपकी दिन रात सेवा करूँगा। मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूँगा। यह सुनकर जानकी जी ने एक फीकी मुस्कान दी। बेटा, जिस खुशी के लिए तू मुझे बेंगलुरु ले जाना चाहता है, वह खुशी तो मुझे यहाँ तेरी इस बेटी के पास मिल रही है। उन्होंने कहा, तू अपने काम में उलझा रहेगा, अपनी मीटिंग या पार्टियों में व्यस्त रहेगा, और मैं वहाँ तेरे बड़े घर के एक कोने में पड़ी रहूँगी, तेरी राह देखती हुई। नहीं बेटा, अब मुझे और नहीं भटकना। मेरा आखिरी वक्त अब मेरी इस बेटी के पास ही गुजरेगा। फिर सृष्टि वापस कमरे में आई। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और अमन के पास आकर खड़ी हो गई। बात कर ली तुमने माँ जी से? अमन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और आवाज़ में एक गहरी निराशा। वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हैं सृष्टि, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, तो इसमें गलत क्या है? सृष्टि ने शांत भाव से पूछा। जहाँ इंसान को सुकून मिलता है, उसे वहीं तो रहना चाहिए। लेकिन वह मेरी माँ है। अमन की आवाज़ में एक बेबसी थी। मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनकी देखभाल करूं। फ़र्ज? सृष्टि की आवाज़ में एक हल्का सा व्यंग था। यह फ़र्ज तुम्हें तब या नहीं याद आया जब तुमने उन्हें अपने बड़े भाई के भरोसे छोड़ दिया था, या तब जब महीनों तक तुमने एक बार भी फ़ोन करके उनका हाल नहीं पूछा? फ़र्ज सिर्फ एक शब्द नहीं होता अमन, उसे निभाना पड़ता है। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली। देखो अमन, मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीनना नहीं चाहती। वो आज भी तुम्हारी माँ है और हमेशा रहेंगी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं तुम्हें नीचा दिखा सकूं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि तुम अपनी आँखों से वह सच देख सको जिससे तुम मुंह फेर रहे हो। सृष्टि की हर बात एक आईने की तरह थी, जिसमें अमन को अपना बदसूरत चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो औरत जिसे उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था, आज उसे ज़िंदगी और रिश्तों का सबसे बड़ा सबक सिखा रही है। अमन जब घर से बाहर निकला तो रात घिर चुकी थी। उसने ड्राइवर को पास के एक होटल में चलने को कहा। होटल के आलीशान कमरे में पहुंचकर उसने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार माँ का वह कमज़ोर बेबस चेहरा घूम रहा था। अमन सोच में पड़ गया। सृष्टि के पास सबसे आसान रास्ता था कि वह जानकी जी को देखकर अनदेखा कर देती, या अमन के भाई को सूचित कर देती और वह माँ को वापस ले जाता।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक अकेली औरत होकर अपनी पूर्व सास को घर लाकर एक बेटी का फर्ज निभाया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने सृष्टि पर जो भी इल्ज़ाम लगाए थे सब के सब बेबुनियाद थे और उसकी खुद की गलत सोच का परिणाम थे। और रवि उसकी नज़रों में सृष्टि के लिए सिर्फ और सिर्फ सम्मान ही तो था। कितना नेक इंसान है वह। सोचते सोचते वह उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। लोग अपनी ज़िंदगियों में मगन थे, लेकिन अमन को लग रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे अकेला और हारा हुआ इंसान है। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया? पैसा, शोहरत, एक बड़ा सा खाली घर, और क्या खोया? एक प्यार करने वाली नेक दिल पत्नी, एक ममतामयी माँ, और सबसे बढ़कर अपना आत्मसम्मान। रात भर वह जागता रहा, अपने अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उसने अपनी गलतियों को, अपने अहंकार को, अपनी छोटी सोच को, हर चीज़ को अपनी आंखों के सामने तोला। और सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो अमन एक फ़ैसला ले चुका था। एक फ़ैसला जो शायद उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। वह भागना नहीं चाहता था, वह अपनी गलतियों का सामना करना चाहता था और उन्हें सुधारने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह अमन होटल से सीधा सृष्टि के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह एक गहरी उदासी और आंखों में सच्चा पश्चाताप था। वो हिम्मत करके अंदर आया। सामने सृष्टि खड़ी थी। वो, मैं माँ जी से मिलने आया हूँ, अमन बोला तो सृष्टि ने जवाब में कहा, वह तो सो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, अमन ने कहा और वहीं किचन के कोने में रखी एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। घंटों बीत गए। अमन वहीं बैठा रहा चुपचाप। वह सृष्टि को काम को करते हुए देख रहा था। वह अपनी टीम को निर्देश दे रही थी और हर काम को पूरी लगन से कर रही थी। आज उसे वह सृष्टि दिख रही थी जिसे उसने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और दयालु औरत। दोपहर में जब जानकी जी की नींद खुली तो अमन उनके पास गया और बिना कुछ कहे उनके पैरों को धीरे धीरे दबाने लगा। जानकी जी भी अपने बेटे की आंखों में पश्चाताप की सच्ची आग देख पा रही थीं। उस दिन अमन शाम तक अपनी माँ की सेवा करता रहा। उसने उन्हें अपने हाथों से सूप पिलाया, उनकी दवाइयों का ध्यान रखा। यह सिलसिला अगले 2 दिनों तक चलता रहा। अमन रोज़ सुबह आता और शाम तक अपनी माँ की सेवा में लगा रहता। वह ना ज़्यादा बोलता, ना किसी काम में दखल देता। वह सृष्टि के घर में एक अजनबी की तरह रहता। सृष्टि भी चुपचाप यह सब देखती रही। उन दोनों के बीच एक लंबी गहरी खामोशी थी। एक दिन जब अमन माँ के कमरे में था तो सृष्टि उसके लिए चाय लेकर आई। अमन ने झिझकते हुए कप ले लिया। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही खड़ी रही। फिर उसने पूछा, बेंगलुरु वापस नहीं जाना? तुम्हें काम होगा? अमन ने सिर झुका लिया। मैंने अपने ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी ले रखी थी। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगा। यह सुनकर सृष्टि की आंखों में एक पल के लिए हैरानी का भाव आया। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सृष्टि ने कहा। मैं माँ जी की ध्यान रख रही हूँ, मैं जानता हूँ, अमन ने कहा। लेकिन जो काम एक बेटे को करना चाहिए वह मैं अब तक नहीं कर पाया। अब मुझे वह करने दो सृष्टि, प्लीज़। मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो। अब सृष्टि कुछ बोल नहीं पाई। उन दोनों के बीच की बर्फीली खामोशी आज पहली बार टूटी थी। अमन ने आज सिर्फ अपनी माँ की सेवा ही नहीं की, बल्कि वह सृष्टि के घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटा रहा था। कोई भारी सामान उठाना पड़ा तो वह मदद के लिए आगे आ गया। अगर बाजार से कोई सामान लाने की ज़रूरत पड़े तो वह ले आया। दोपहर को सृष्टि ने देखा कि उसके किचन का सिंक जाम हो गया है। प्लम्बर को आने में देर थी और काम रुक गया था। अमन ने यह देखा तो वह खुद ही औजार लेकर उसे ठीक करने में लग गया। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद जब सिंक ठीक हो गया तो अमन के कपड़े और हाथ पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। सृष्टि उसे देखती रह गई। यह वही अमन था जो कभी अपने कपड़े भी अलमारी से खुद नहीं निकालता था, जिसे अपने कपड़ों पर एक छोटा सा दाग भी बर्दाश्त नहीं होता था। आज वही आदमी बिना किसी झिझक के गंदे पानी में हाथ डालकर सिंक ठीक कर रहा था। अब अमन ने हाथ धोकर सृष्टि की तरफ देखा तो सृष्टि की आंखों में आंसू थे। यह सब करने की ज़रूरत नहीं है अमन, उसने धीमी आवाज़ में कहा।
ज़रूरत है सृष्टि, अमन ने कहा। बहुत ज़रूरत है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं उन दुखों को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रायश्चित तो कर सकता हूँ। सृष्टि को पहली बार लगा कि अमन सच में बदल रहा है। उसका घमंड, उसकी अकड़, सब कुछ पिघलकर अब एक सच्चे इंसान के रूप में ढल रहा था। एक ऐसा इंसान जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुका था और उन्हें सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर में एक नई उम्मीद लेकर दाखिल हुईं, अमन माँ के कमरे में जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर एक घंटी बजी। उसी वक्त रवि किसी काम से घर आया। वह किचन में सृष्टि से कुछ बात कर रहा था। तभी अमन ने उसे देखा। एक पल के लिए अमन के कदम ठिठके। उसका अतीत फिर से आंखों के सामने घूम गया। उसने हिम्मत जुटाई और रवि को आवाज़ दी, रवि, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? रवि और सृष्टि दोनों चौंक गए। रवि झिझकता हुआ ड्राइंग रूम में आया। अमन उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें झुकी हुई थी। मैं जानता हूँ कि माफ़ी मांगने से मेरे किए हुए गुनाह कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन आज मैं तुम दोनों के सामने उस हर शब्द के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे रिश्ते पर कीचड़ उछालने के लिए कहे थे। उसने रवि की आंखों में देखकर कहा, रवि, मैंने अपनी असुरक्षा और अपने घमंड में अंधा होकर तुम पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया। तुम एक भाई की तरह हमेशा सृष्टि और मेरी माँ के साथ खड़े रहे और मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर हो सके तो अपने इस गुनाहगार भाई को माफ़ कर देना। फिर वह सृष्टि की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और सृष्टि, मैं तहेल दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी सृष्टि उसकी बात काटते हुए बोली, कुछ गलतियाँ माफ़ी के काबिल नहीं होती। मैं आज भी वह दिन नहीं भूली हूँ जब तुमने भरी अदालत में कहा था कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। अब अमन फपक फपक कर रो पड़ा। मैं जानता हूँ तुम्हारे आत्मसम्मान को मैंने जो ठेस पहुँचाई, शायद उसकी भरपाई मैं पूरी ज़िंदगी भी ना कर पाऊँगा। और आज वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास है। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। रवि अवाक खड़ा था और सृष्टि की आंखें भी नम थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस अमन का अहंकार पहाड़ जैसा था, वह आज इस तरह टूटकर माफ़ी मांगेगा। रवि ने आगे बढ़कर अमन के कंधे पर हाथ रखा। जीजा जी, जो बीत गया सो बीत गया। आप अपनी गलती मान रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। रवि के शब्द सांत्वना जैसे थे, लेकिन असली फैसला तो अभी बाकी था। असली मुजरिम तो वह सृष्टि का था जिसकी ज़िंदगी उसने तबाह कर दी थी। रवि के जाने के बाद अमन वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सृष्टि के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। सृष्टि, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब रही थी। मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने का हक भी नहीं मांग सकता। मैं तो बस इस रिश्ते को अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ। मुझे एक मौका दे दो सृष्टि। मुझे खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका दे दो। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा जीवन साथी बनकर रहना चाहता हूँ। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पहचान, सब कुछ वैसा ही रहेगा। मैं बस तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। सृष्टि पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसकी आंखों के सामने आज वही अमन था जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी। एक ऐसा अमन जो अपनी गलती पर टूट कर रो रहा था, जो अपने प्यार को वापस पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसने अमन का हाथ पकड़कर उसे उठाया। अमन, जो जख्म तुमने दिए हैं वह बहुत गहरे हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। उस रात ना अमन सो पाया ना सृष्टि। दोनों अपने मन के तूफानों से लड़ते रहे। आधी रात को अमन के फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सृष्टि का नाम देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हेलो, उसने कांपती आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ से सृष्टि की शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ आई, अमन, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है हर रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। और हर इंसान को भी अमन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन एक शर्त है, सृष्टि ने कहा। हर शर्त मंजूर है सृष्टि। अमन ने तुरंत कहा, यह रिश्ता अब बराबरी का होगा। अमन, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की ताकत। तुम मेरी उड़ान को नहीं रोकोगे, मंजूर है? अमन ने रोते हुए कहा, हमेशा के लिए मंजूर है सृष्टि। मैं आज ही अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवाने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। फ़ोन कट गया, लेकिन दो दिलों के बीच का टूटा हुआ तार आज फिर से जुड़ गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ
किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सृष्टि बाहर आई तो देखा दरवाजे पर अमन खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखें आज भरी हुई थीं। उनमें सच्चा प्यार था, गहरा पश्चाताप था और पूर्ण समर्पण था। अंदर आते ही वह सृष्टि के सामने घुटनों पर बैठ गया और बस इतना ही कह पाया, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहता। भरी आंखें लिए हुए सृष्टि ने उसे उठाया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कुछ कहानियाँ ख़त्म होने के लिए नहीं, बल्कि एक नए और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में फिर से शुरू होने के लिए बनती हैं। और सच्चा प्यार वह है तो राख से भी उठकर ज़िंदगी को दोबारा गुलजार करने का हुनर जानता है। तो दोस्तों, अंत में सृष्टि और अमन ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।